संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। अग्निवीर योजना, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है लगातार, इसलिए वो संसद में केंद्र सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए भी अंदेशा ये जताया जा रहा है कि संसद का मानसून सत्र हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है। संसद में विपक्ष के विरुद्ध प्रदर्शन की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। यही नहीं, प्रधानमंत्री सीनियर मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। मानसून सत्र के लिए 32 विधेयक सूचीबद्ध किए गए। सेना में जाति प्रमाण पत्र मांगने पर विपक्षी नेताओं ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को सेना में भर्ती के काबिल नहीं मानते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती जाति पूछी जा रही है। संसद में आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर यात्रा की इजाजत नहीं देने पर हंगामा कर सकती है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपनी सिंगापुर यात्रा को लेकर सवाल उठाए थे और कहा था कि देश के चुने हुए मुख्यमंत्री को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा सिंगापुर। केजरीवाल ने कहा कि सिंगापुर में उन्हें दिल्ली मॉडल के प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट को एक और बड़ा झटका लग सकता है। विधायकों के बाद अब कई सांसदों के भी एकनाथ शिंदे के साथ जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री शिंदे देर रात मुंबई से दिल्ली पहुंचे। बताया जा रहा है कि उनके साथ 12 शिवसेना के सांसद भी आए हैं जो उद्धव के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे हैं। इस मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे और फडणवीस मीडिया से मुखातिब होंगे। आपको बता दें कि शिंदे गुट ने सोमवार को बैठक की थी। दावा यह किया जा रहा है कि इस बैठक में शिवसेना के 14 सांसद भी ऑनलाइन शामिल हुए। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जता दी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से दायर याचिकाओं पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा समेत 3 जजों की बेंच याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार ने श्रीलंका संकट पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर वहां की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। संसद के मानसून सत्र से पहले भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस दौरान तमिलनाडु के द्रमुक और अन्नाद्रमुक ने भी भारत से पड़ोसी देश के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी, जो एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। आज उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा अब से थोड़ी देर में नामांकन करने जा रही हैं। इससे पहले एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ ने कल नामांकन भर दिया था। 6 अगस्त को चुनाव होने जा रहा है। अगर संख्या बल की बात करें तो आंकड़े एनडीए के पक्ष में नजर आते हैं। हालांकि विपक्ष का दावा है कि वो इस मुकाबले को शिद्दत से लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर जीत हासिल करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई सेना की नई भर्ती योजना अग्निपथ को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल की गईं, जिसमें इस योजना पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने ये भी मांग की है कि जो सेना की नौकरी पाने की प्रक्रिया में उन पर ये योजना लागू नहीं की जानी चाहिए। राजस्थान की बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा को जान से मार देने की धमकी मिली है। किरोड़ी लाल को दिल्ली स्थित उनके आवास पर धमकी भरा पत्र मिला। धमकी भरे पत्र में कादर अली राजस्थानी के नाम से ये पत्र भेजा गया था। सांसद ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव को शिकायत दर्ज कराई। साथ में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत दर्ज कराई। बता दें कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने उदयपुर के कन्हैया लाल के परिजनों को आर्थिक सहायता दी थी। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपने विवादित बयानों पर उठे सवाल को लेकर नुपुर शर्मा ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। नुपुर शर्मा ने अपने खिलाफ दर्ज 9 एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग कर दी। याचिका में यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में पीठ की ओर से की गई अप्रत्याशित और कड़ी आलोचना के मद्देनजर उनके जीवन पर खतरा और मंडराने लग गया है। चूंकि उनके खिलाफ दिल्ली में पहले ही एफआईआर दर्ज की गई थी, इसलिए अन्य स्थानों पर एफआईआर को दिल्ली मामले में साथ जोड़ दिया जाए। हर एफआईआर में आरोप एक जैसे ही हैं, लिहाजा एक ही कोर्ट में सभी एफआईआर पर सुनवाई हो जाए।
उत्तराखंड में बारिश के बाद लैंडस्लाइड से जान का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जिलों में भारी बारिश को देखते हुए अगले 4 दिन तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश और लैंडस्लाइड को देखते हुए देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों के कुछ स्थानों पर भी भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। कई जगह निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी करने के बाद एसडीआरएफ को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के लिए महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रख दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की आशंका जताई जा रही है। बाढ़ दरकने की वजह से चारधाम तीर्थ यात्रा पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बार बार बद्रीनाथ हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद किया जा रहा है, जिससे आवाजाही में लगातार असर पड़ रहा है। नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने भी एनडीआरएफ की कई टुकड़ियों की मदद भेजी है। मुख्यमंत्री धामी ने सभी डीएम और कमिश्नर को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया है। सैलानियों से नदियों के करीब न जाने की अपील की गई है। बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील के खार बगड़ गांव में लगातार लैंडस्लाइड से ग्रामीण लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब से क्षेत्र में उत्तर भारत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत टनल बन रहे हैं, तब से हर साल यहां लैंडस्लाइड की घटना बढ़ती चली जा रही है। आलम यह है कि आज हम अपने गांव छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं, जबकि पावर प्रोजेक्ट के मैनेजर का ये कहना है कि 2016 में सुरंग बनी थी और 6 साल बाद लैंडस्लाइड होने के कोई संबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि खार बगड़ में जो भी पानी पहाड़ों से गिरने हुए दिखाई दे रहा है, वो टनल से नहीं आ रहा, बल्कि अत्याधुनिक बारिश के कारण हो रहा है। हिमाचल के चंबा में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। यहां पर नाली में अचानक आए पानी में एक कार फंस गई, जिसमें सवार लोगों को निकालने के लिए 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया गया। कार को भी बाहर निकाल लिया गया। आम लोगों के लिए नदी नाले पर पार करना मुश्किल हो चुका है। रस्सियों और लकड़ियों के पुल के सहारे रास्ता पार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में रावेर तालुक में सूखी नदी पर बना हुआ गारबर्डी डैम ओवरफ्लो होने की वजह से 9 पर्यटक उसमें फंसते हुए नजर आए। डैम के पास नदी के बीचों बीच ये लोग खड़े हुए थे। उनके चारों ओर पूरी तरीके से पानी भर चुका था। 9 पर्यटकों के बह जाने का खतरा देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से तुरंत बचाव का कार्य शुरू किया गया और देर रात उन सबको सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ जमकर तबाही मचा रही है। चंद्रपुर में 5 किसानों को रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। ये 5 किसान अपने खेत में फंसे हुए थे। धान की बुवाई के दौरान उमान नदी से आए सैलाब की वजह से खेतों में पानी भर गया। पेड़ पर चढ़कर किसानों ने रात गुजारी। बचाव दल ने फिलहाल 5 किसानों को सही सलामत निकाल लिया। महाराष्ट्र के नासिक में सप्तऋषि देवी मंदिर की मूर्ति के पत्थर से पानी निकलने के बाद से मंदिर को बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में अधिक बारिश की वजह से यह फैसला लिया गया है। सप्तशृंगी मंदिर की प्रतिमा और मूर्ति के रख रखाव के लिए मंदिर 21 जून 45 दिन के लिए बंद रहेगा। हालांकि भक्तों के लिए वैकल्पिक दर्शन व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र के अमरावती और अकोला में पिछले 48 घंटों में हो रही बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर नजर आ रही हैं। अमरावती के ऊपरी वर्धा बांध से पानी छोड़े जाने के बाद 2 गांवों के 10 से 12 घरों में पानी भर गया, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। अकोला में बहने वाली मोरना और माणा नदी उफान पर नजर आ रही है, इसलिए प्रशासन ने चेतावनी जारी कर दी है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम लगातार जारी है। अकोला में पानी भरने से कई गांव डूब चुके हैं। राजस्थान को मोदी मानसून की दस्तक दे रहा। हर साल अपने आप में तालेड़ा के नजदीक स्थित बर्धा बांध में मिनी गोवा के नाम से मशहूर होने में लगता है। हर साल मौसम की बारिश के साथ बर्धा बांध में पानी भरता है तो उसकी क्षमता से ज्यादा पानी आने के चलते पानी की लहर चलने लग जाती है, जिसका आनंद लेने के लिए सैलानियों पर जमावड़ा लग जाता है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर यहां सिविल डिफेंस के जवानों की तैनाती की गई।
आजादी के 75वें वर्षगांठ पर रेलवे भी देश भर में अमृत महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। इसी कड़ी में समस्तीपुर रेल मंडल ने चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी झांकियों के माध्यम से रेल यात्रियों को स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों से अवगत कराने का एक बड़ा निर्णय लिया। महात्मा गांधी जिस ट्रेन से चंपारण आए थे, ठीक उसी तरह उनके जीवन आधारित प्रदर्शित एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। 23 जुलाई को ये ट्रेन चंपारण के मोतिहार स्टेशन से चलाई जाएगी। आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशनों के हफ्ते के पहले दिन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को तिरंगे की लाइट से सजा दिया गया। देश को मिली आजादी को 75 साल पूरे होने के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन आइकॉनिक सप्ताह का आयोजन किया गया। आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशनों के हफ्ते के तहत हैदराबाद में भी आयोजन की शुरुआत हो चुकी, जबकि मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर काकोरी कांड और रामप्रसाद बिस्मिल को याद किया गया। यही नहीं, नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाई गई। 75 रेलवे स्टेशनों में प्रयागराज जंक्शन का नाम भी चुना गया है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया जाना है। रेलवे पूरे देश में 18 से 23 जुलाई तक पूरे देश में आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन कार्यक्रम को चला रहा है, इसलिए प्रयागराज में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रेलवे के खास कार्यक्रम आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन योजना के तहत रंग बिरंगी रोशनी के जरिए बहुत खूबसूरती से सजाया गया पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन। 23 जुलाई तक चलने वाले कार्यक्रम के पहले यहां पर कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देशभक्ति की स्वर लहरी में कार्यक्रम में शामिल हर किसी का दिल राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम से भर दिया। असम के डिब्रूगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित किया गया। शिवसागर रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत उत्तराखंड में 20 लाख घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। 13 से 15 अगस्त तक ये अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में गैलेंट्री अवार्ड्स विजेताओं को भी शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हर तिरंगा अभियान को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भाग लिया। गृह मंत्री ने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हर घर तिरंगा में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तेलंगाना के लोगों को मेडिकल जांच के लिए प्राइवेट संस्थानों के चक्कर नहीं काटने लगाने पड़ेंगे, न ही ज्यादा पैसे खर्च करने की अब जरूरत होगी। इस स्कीम में लोगों को कम लागत में पैथोलॉजिक डायग्नोस्टिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तेलंगाना डायग्नोस्टिक स्कीम के तहत फिलहाल प्रदेश में 20 जिला स्तरीय डायग्नोस्टिक हब और 300 स्पोक सेंटर चलाए जा रहे हैं। माता पिता का दर्जा भगवान से पहले माना जाता है। आज के दौर में कई बच्चे माता पिता को बोझ समझकर उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। ऐसे में बच्चों के लिए गाजियाबाद के विकास गहलोत मिसाल बनकर उभरे हैं। विकास गहलोत अपने माता पिता को कांवड़ पर बैठाकर हरिद्वार ले जा रहे हैं। यात्रा के दौरान माता पिता अपनी बेटी का दर्द देखकर विचलित न हो जाएं, इसके लिए विकास ने उनके आंखों पर पट्टी बांधी है। आपने ढेरों सारे कलाकारों को कई तरह की कलाकृति बनाते हुए देखा होगा, लेकिन दिल्ली की अर्चना दुबे वेस्ट प्लास्टिक से शानदार कलाकृतियां बनाती हैं। इनकी बनाई कलाकृति को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। जल्दी आम लोग अंतरिक्ष की यात्रा कर सकेंगे। दुनिया भर से 800 लोगों ने अंतरिक्ष के फ्यूचर ट्रिप के लिए टिकट भी बुक करा दिए। लोग अंतरिक्ष यात्रा के लिए 1.5 से 3 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। टिकट बुक करा चुके 800 लोग अंतरिक्ष यात्रा के लिए ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। आपको बता दें कि स्पेस एक्स के जरिए कई लोग अंतरिक्ष की ओर सैर करके आ भी चुके हैं। कई स्पेस कंपनियां ज्यादा टूरिस्ट को अंतरिक्ष भेजने की तैयारी में कर रही हैं। धनबाद आईआईटी ने एक ऐसा डिवाइस तैयार कर लिया है जो दृष्टिहीन लोगों के लिए आंखों का काम करने वाला है। दरअसल एक खास चश्मे में चिप का इस्तेमाल किया जाएगा। ये चिप रास्ते में आने वाली रुकावट के बारे में जानकारी देगी, जो कि नेत्रहीन लोगों के लिए मददगार साबित होगा। एक सेंसर सक्षम ऑडियो सिस्टम भी तैयार किया गया है जो रास्ते की रुकावट को पहचानेगा। खास बात यह है कि इसे बिना इंटरनेट की मदद से बनाया जा रहा है। जैसे स्मार्ट वॉच चलती है, कुछ उसी अंदाज में।
बिल्डर के रवैये से नाराज फ्लैट बायर्स की मदद के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर्स की पूरी संपत्ति को अपने अधिकार में ले लिया और अपनी देखरेख में फ्लैट बनाने का जिम्मा एनबीसीसी को सौंप दिया। अब गुड न्यूज ये निकलकर सामने आ रही है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आम्रपाली को 2 प्रोजेक्ट्स में कई खरीदारों को उनकी आशानी की चाबी मिल चुकी है, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। 3 दिन तक चले गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिरडी साईं बाबा के मंदिर पर भक्तों ने खूब आस्था प्रकट की। ट्रस्ट की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक श्रद्धालुओं ने 3 दिनों में 5 करोड़ 12 लाख रुपए का दान किया। दान पात्र में 2 करोड़ 17 लाख 16 हजार रुपए इकट्ठा हुए, जबकि डोनेशन काउंटर पर 1 करोड़ 59 लाख 18 हजार रुपए एकत्रित हुए, जबकि चेक, डीडी, मनी ऑर्डर और ऑनलाइन के जरिए 1 करोड़ 36 लाख 38 हजार रुपए एकत्रित हुए। इसके अलावा 20 लाख रुपए विदेशी मुद्रा से आए हैं। 22 लाख रुपए का 479 ग्राम सोना और 3 लाख रुपए का मूल्य का चांदी प्राप्त भी हुआ। अमरनाथ यात्रा के बीच ही गुफा में शिवलिंग पूरी तरीके से पिघल चुका है। अभी अमरनाथ यात्रा 12 अगस्त तक है, लेकिन शिवलिंग के पिघल जाने से श्रद्धालु इसके दर्शन नहीं कर पाएंगे। शिवलिंग के पिघलने के कारण भी गिनाए जा रहे हैं। अचानक तापमान बढ़ना और श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ हो जाने की वजह से शिवलिंग पिघलने की वजह बड़ी बताई जा रही है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीत के साथ ही टीम इंडिया के वनडे रेटिंग सुधर चुकी है। भारत ने पाकिस्तान को पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। आईसीसी की रैंकिंग में भारत के नाम 109 अंक शामिल हो चुके हैं। रैंकिंग में न्यूजीलैंड 128 अंकों पर काबिज है नंबर 1 पर, जबकि इंग्लैंड 121 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर मौजूद है। 22 जुलाई से टीम इंडिया का वेस्टइंडीज दौरा शुरू हो रहा है। पहली बार डॉलर के मुकाबले रुपए 80 के नीचे पहुंच चुका है। संसद में सरकार ने कहा कि 2014 के बाद अब तक रुपया 16.08 रुपए यानी 25.39% कमजोर हो चुका है। जनवरी 2022 से डॉलर के मुकाबले डोमेस्टिक करेंसी में करीब 7.5% की गिरावट दर्ज की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रुपए की टूटने की वजह से रूस यूक्रेन युद्ध को बताया कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस को इसका जिम्मेदार बताया। मॉर्गन स्टैनली ने इस साल और अगले साल के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान में कमी जाहिर की। स्टैनली ने साल का अनुमान ये जताया कि विकास दर 7.2% और अगले साल के लिए 6.4% कर दी गई है। हालांकि इस गिरावट के बावजूद यह अनुमान बाकी एजेंसियों के 7% के अनुमान के नजदीक ही बना हुआ है। क्रिप्टो करेंसी पर बैन के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संयुक्त वैश्विक प्रयास पर जोर दिया है। उन्होंने संसद में कहा कि आरबीआई इस पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में है, क्योंकि इससे वित्तीय स्थिरता को खतरा पैदा हो सकता है। 5G की नीलामी में अंबानी अडानी की जंग के अनुमान खारिज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जियो ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए 14,000 करोड़ जमा कर दिए हैं, जो अडानी के 100 करोड़ रुपए की रकम से 140 गुना ज्यादा है। भारतीय एयरटेल ने 5,500 करोड़ और वोडाफोन आइडिया ने 2,200 करोड़ रुपए जमा किए। कार कंपनियों के सामने लंबी वेटिंग को निपटाने एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है। कोविड-19 के बाद पेंट अप डिमांड और अपने वाहन के इस्तेमाल के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ने के साथ करीब 6.5 लाख गाड़ियों की वेटिंग अभी भी जारी है। यह आंकड़ा भारत में हर महीने होने वाली कारों की कुल औसत बिक्री से 2 गुना है। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री पद की रेस लगातार जारी है। भारतवंशी ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में एक पायदान और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ तीसरे राउंड में जीत हासिल की, बल्कि इस दौर में 115 वोट हासिल करके वो पहले पायदान पर बने हुए हैं। तीसरे राउंड में सुनक की जीत के बाद उनका समर्थन कर रहे ब्रिटेन के पूर्व स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक का बयान सामने निकल कर आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए ऋषि सबसे उपयुक्त उम्मीदवार। व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार जेरेड ने कह दिया है कि उन्हें उम्मीद यह है कि आने वाले हफ्तों में देश भर में कुछ जगहों पर गैसोलीन की औसत कीमतों में $4 प्रति गैलन के नीचे आ सकती हैं। इतिहास में पहली बार गैस की कीमतों में $5 प्रति गैलन से ज्यादा हो गई थी। कीमत अब होने से कम होने की वजह से लोगों को राहत जरूर मिलेगी। क्यूबा के जहाज को रूसी पोर्ट से तेल लेकर आते हुए
ट्रैक कर दिया गया। चूंकि क्यूबा ईंधन के लिए दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर है, इसलिए वो दूसरे देशों से तेल आयात करता है। ये खबर निकल कर आ रही है बड़ी है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। रूस पर लगे प्रतिबंधों को और कड़ा करने को लेकर यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने बैठक की। इस बैठक में रूसी सेना के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए तरीकों पर भी चर्चा हुई। साथ ही वित्त मंत्रियों ने यूक्रेन को सैन्य मदद करने को लेकर सहमति जताई। श्रीलंका में नए राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन आज होने जा रहा है, क्योंकि 20 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने नए राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद में मतदान से पहले देश में अशांति का माहौल दूर करने के लिए आपातकाल लगा दिया और भारत और अमेरिका सहित कई देशों ने श्रीलंका से नए नेतृत्व के चुनाव में मौजूदा प्रावधानों का पालन करने को कहा। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन किया। राजधानी कोलंबो में रेलवे स्टेशन के बाहर पोस्टर, बैनर और नारेबाजी करके उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन जताया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से इस्तीफे की मांग की और कहा कि प्रधानमंत्री जनता का भरोसा खो चुके हैं। हंगरी में टैक्स के बदलाव को लेकर सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन जारी है। राजधानी बुडापेस्ट में सड़कों पर हजारों लोग उतरे पड़े हैं। इस प्रदर्शन में आम नागरिकों के अलावा कर्मचारी भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने डॉलर और यूरो के मुकाबले गिरती हंगरी की मुद्रा को जोरदार विरोध किया। अमेरिका के हवाई द्वीप और कोना सर्फ के वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। इन वीडियो में समुद्र की ऊंची लहरों से 2 मंजिला घर की छत को छूते हुए नजर आ रही हैं। खास बात यह है कि जिस वक्त ये सब घटना हो रही थी उस वक्त मौसम में कोई खास बदलाव नहीं हो रहा था। एक्सपर्ट्स इन्हें भविष्य में होने वाली तबाही से पहले चेतावनी जता रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट में भी कई शहरों के समुद्र में डूब जाने की चेतावनी। ब्रिटेन में हीट वेव को लेकर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। गर्मी के कारण आपातकाल की घोषणा करने वाला देश ब्रिटेन इन दिनों मौसम की मार लगातार झेल रहा है। बता दें कि पूरा यूरोप इस भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में चिलचिलाती गर्मी की चेतावनी जारी कर दी है। साथ ही देश में पहली बार तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। इटली में हिमस्खलन के 2 हफ्ते बाद ही नए दरार फिर से देखी गई। तस्वीरों में ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि बढ़ती गर्मी की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघलता ही चला जा रहा है।